माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लोगो आपकी स्क्रीन पे है और इस स्क्रीन में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना हम देख सकते हैं जिसको कि हम कह सकते हैं फ्लक्स। फ्लक्स मींस ट्रैफिक। सबसे आसानी से हम इसी वर्ड से इसको समझ सकते हैं। ट्रैफिक मतलब इस पर्टिकुलर केस में कि एक जगह से, जैसे चार रेक्टेंगल हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, तो इन चार रेक्टेंगल से फ्रॉम दिस फोर रेक्टेंगल्स हाउ मच इलेक्ट्रिक और हाउ मच लाइट रेज आर पासिंग। यहाँ से तो लाइट रेज जा रही है ना, जैसे हमें यहाँ दिखाई दे रहा है पीछे से कुछ लाइट रेज आ रही है और इस विंडो से क्रॉस हो जा रही है। तो मैं अगर ये मेजर कर लूँ कि इस गिवन एरिया से, गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितनी लाइट रेज पास हो रही हैं, तो उसको मैं बोल सकता हूँ लाइट का फ्लक्स। जैसे मैं काउंट कर लूं किसी गिवन रोड से कितने व्हीकल्स पास हो रहे हैं, तो वो हो जाएगा व्हीकल्स का फ्लक्स। ऐसे ही मैं पास काउंट कर लूं किसी गिवन चेक पॉइंट से कितने लोग पास हो रहे हैं, हाउ मेनी पीपल्स आर क्रॉसिंग अ गिवन चेक पॉइंट, तो वो हो जाएगा पीपल्स का फ्लक्स। ऐसे ही हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर नंबर 1 पर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, और मैं हूं आप सभी के साथ निखिल काम्बोज। आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्वागत है आप सभी का एडोग्राम के इस यूट्यूब चैनल में। जिन्होंने आप में से अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे और वो डायरेक्ट 7th लेक्चर पे आ गए हो, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो पहले 6 लेक्चर देख कर आए ताकि उन्हें और अच्छे से समझ में आए। अगर आप ऑलरेडी कहीं से पढ़ चुके हैं तो इट्स वेल एंड गुड, हम डायरेक्ट गॉस थ्योरम समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गॉस थ्योरम समझना है तो हमें सबसे पहले एक वर्ड समझना होगा जिसको कि हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका कि मैंने हल्का सा एग्जांपल आपको अभी दिया, जस्ट अभी दिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए हमें क्या समझना है कि एक गिवन सरफेस से कितनी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। एज सिंपल एज दिस। 4 अलग अलग डायग्राम है, चारों से एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहला डायग्राम, लेट से ये जो यहाँ रखा है, इसको मैं एक पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ। ये यहाँ पर लेट से अ पॉजिटिव चार्ज हैज बीन कैप्ट हियर। कैन यू सी दिस? ओके। अब इस पॉजिटिव चार्ज से चारों डायरेक्शंस में, हर डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी क्योंकि पॉजिटिव है। नीचे ऊपर चारों तरफ, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, नीचे भी आएंगी, सब जगह जा रही हैं। लेकिन मैंने एक ये ब्लू कलर का प्लेट लगाया, ब्लू कलर का एक रीजन बनाया, एरिया, और मैं ये चेक कर रहा हूं कि इस ब्लू कलर के सर्कल से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। ठीक है, थोड़ी दूर आगे गया तो अब लेट्स से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई थिंक 9 लाइंस आर पासिंग फ्रॉम दिस आर रीजन। फिर थोड़ी देर आगे गए तो मैंने ये थोड़ा बड़ा एक सर्कल लगाया, एस नाम दे दिया इसको। इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, तो इससे भी वही 9, जो ही इस छोटे वाले से पास हुई थी उतनी ये बड़े वाले से भी पास हो रही है। तो इस रीजन से भी 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग। तो दोनों का जो फ्लक्स आ गया वो बराबर आ गया, छोटे वाले रीजन का भी और बड़े वाले रीजन, दोनों ही रीजन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम आ गया। ऐसे ही अगर तुम ये देखो, ये मैंने अभी डिस्कस किया था फ्रंट स्क्रीन पर ही कि एक ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लोगो, यहाँ पर 4 अलग अलग रेक्टेंगल्स टाइप की शेप्स हैं जहां से कि कुछ लाइंस पास हो रही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या यहाँ एग्जांपल में तो लाइट रेज लग रही हैं, पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, कि कितनी पास हो रही है। ऐसे फिर ये थर्ड डायग्राम, ये जो सी सी ब्लू कलर का एक दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज एक डिस्क ले ली मैंने, या एक प्लेट ले ली ब्लू कलर की, और यहां से देखो पॉजिटिव चार्जेस में कुछ लाइंस इधर को जा रही हैं, दीज लाइंस आर पासिंग फ्रॉम हियर, और ऐसे ही कुछ लाइंस बैक साइड पे जा रही है, लेफ्ट वाली साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नंबर ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस रीजन, ये जो ये ब्लू कलर की प्लेट है, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे ये लास्ट वाला रीजन देखो, यहाँ एक रेड कलर की डिस्क है, और जो ये लाइंस ग्रीन हो रखी हैं वो लाइंस इसमें से पास होनी, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द फ्लक्स। और जब ये येलो हो जा रही हैं ऊपर, ठीक है, जब ये येलो हो गई ना, जैसे ही येलो हो रही है तो ये प्लेट से बाहर आ रही है, मतलब प्लेट से क्रॉस नहीं कर रही, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द फ्लक्स। इससे मुझे एक चीज पता चलती है कि एंगल का भी कुछ फर्क पड़ रहा है। हमने अपनी प्लेट को किस एंगल पे रखा हुआ है उसका फर्क पड़ रहा है। अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ, देखो
ये मैंने रोटेट किया इसको इस तरफ, थोड़ा नीचे की तरफ क्लॉकवाइज साइड, तो ये कुछ लाइंस येलो हो गई। येलो मतलब सरफेस के बाहर से जा रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। और जैसे ग्रीन हो रही है इसका मतलब हाँ फ्लक्स को कंट्रीब्यूट कर रही है। ओके, तो बस यही समझना है कि हमें काउंट कैसे करना है। ओके, कितनी फील्ड लाइंस का पास हो रही है किसी गिवन सरफेस एरिया से। तो आइए इसी को समझते हैं थोड़ा सा और। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, total number of electric field lines passing a given area in a unit of time is defined as electric flux। ये तो theoretical definition हो गई जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है, जिसके की मार्क्स मिलेंगे। स्कूल में तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का लोगो नहीं लगा सकते ना, तो वहां तो वीडियो पेश नहीं होगी, वहां तो तुम्हें डेफिनेशन लिखना है। तो ये रही आपके सामने डेफिनेशन। और मैथमेटिकली काउंट करने के लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कंपोनेंट ऑफ एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लिख दिया सर आपने, क्या लिखा है इतना लंबा। तो इट सिंपली मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ओके, ई डॉट ए, इट्स अ स्केलर प्रोडक्ट, इसीलिए जो फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट फ्लक्स देगा। अभी एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर सरफेस के, देखो यहाँ आ जाओ, ये मैंने एक सिल्वर या एक ग्रे कलर की डिस्क है यहाँ पर, इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा, उसे बोलेंगे एरिया वेक्टर ए। दिख रहा है ए वेक्टर? इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये जो ये लाइन गई, ये वाली लाइन जो मैंने बड़ी कर दी रेड से, दिस वन, दिस इज माय एरिया वेक्टर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। और ये जो डॉटेड लाइंस हैं, दीज डॉटेड लाइंस, दीज आर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज आर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, कुछ इंक्लाइन हो रखे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एरिया का वो वाला कंपोनेंट लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। यानी कि भाई एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इज ए कॉस थीटा। वेक्टर्स में पढ़ा है ना, थीटा वाली साइड कॉस कंपोनेंट आता है और ऊपर वाली साइड साइन कंपोनेंट आएगा। खैर साइन की तो अभी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कॉस से लेने देना है। कंपोनेंट ऑफ एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कॉस थीटा, इसीलिए मैं इसको ए डॉट ई या ई डॉट ए कर रहा हूं। ई ए कॉस थीटा ये बनेगा, ये मुझे फ्लक्स देगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर याद रखना, एरिया वेक्टर ये जो ए होता है, ये जो ए होता है, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, याद रखना इसको। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो, तो क्या करना पड़ेगा भाई? सरफेस जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए इस फील्ड लाइन के, इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने का मतलब भाई, ये अगर तुम इस प्लेट को थोड़ा सा ऐसे क्लॉकवाइज करने की कोशिश करोगे तभी तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर तुम फाइव मैक्स चाहते हो तो फाइव मैक्स करने के लिए सरफेस शुड बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और सरफेस अगर परपेंडिकुलर हो गया तो ए वेक्टर एंड ई वेक्टर क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। देखो जरा भाई, ए नीचे की तरफ को आ जाएगा ना, अगर इसको तुम परपेंडिकुलर करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये एरिया वेक्टर जो ये वाला, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। फाइव मैक्स के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल जो होता है वो 0 होता है। और यही देखो तुम फ्लक्स में, फ्लक्स क्या है हमारा? ई ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस 0 दैट इज 1, दैट इज ई डॉट ए, या ई मल्टीप्लाइड विद ए। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। कब मिलेगी? जब सरफेस परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल क्रॉस लगा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। और सरफेस अगर परपेंडिकुलर है तो सरफेस वेक्टर जो है एरिया, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और सरफेस वेक्टर एक ही बात है। एरिया वेक्टर जब पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, तो एरिया वेक्टर हो गया ए इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जरा यूनिट बता दो इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट थी भैया न्यूटन पर कूलम्ब।
एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो डायमेंशंस, डायमेंशंस भी लगा दो, M L T - 2 हो गई फोर्स की, A T हो गई कूलम की, और L2 हो गया मीटर स्क्वायर का। क्या बन गया डायमेंशन? ML3T - 3 A - 1। देख लेना कहीं कैलकुलेशन में कुछ एरर ना हो। ML3T - 3 एंड दिस इज A - 1। ऑलराइट, दीज आर द डायमेंशन ऑफ द फ्लक्स। ये तो निकालनी आनी चाहिए, छोटे छोटे से केस में आप छोटे छोटे से क्वेश्चन है आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, जो फाई है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा। क्योंकि फ्लक्स इज E A cos थीटा, E A cos थीटा। तो थीटा अगर एक्यूट है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, थीटा अगर 90 हो गया फ्लक्स जीरो हो जाएगा। जैसे कि यहां से स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट केस देखो जरा, ए वाला, सरफेस इज फेस ऑन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फेस ऑन मतलब परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो मतलब एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तुम्हारा एरिया वेक्टर है, और ये तुम्हारी जो रेड लाइंस है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इस फर्स्ट केस में मैं देखूं तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, फ्लक्स मैक्सिमम आएगा, क्योंकि E A cos 0 फ्लक्स मैक्सिमम। सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड में क्या है, इसको रब कर देता हूं। तो फर्स्ट वाला जो केस आया, इसमें 5 मैक्स हो गया, दैट इज E A cos 0, दैट इज E A। सेकंड वाला पार्ट देखो, इसमें सरफेस इज tilted फ्रॉम द फेस ऑन ओरिएंटेशन बाय एन एंगल फाई। यहाँ पर थोड़ा सा बेंडिंग कर दी तुमने, एरिया वेक्टर तुम्हारे ये ऊपर चला गया, दिस दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी आगे ही है, इस बार फ्लक्स आएगा E A cos फाई। जो भी ये वैल्यू है फाई की, 30 40 जो इतना भी है, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, इट इज नॉट मैक्सिमम नाउ। और वो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि भाई नीचे ये जो तीन डायग्राम ही देख लो ना, फर्स्ट वाले में सारी की सारी लाइंस, 9 लाइंस यहाँ से पास हो रही थी, आई कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 9। बट बी वाले में देखो सिर्फ 6 लाइंस पास हो रही हैं, ये जो नीचे की 3 लाइंस है, दीज आर नॉट पासिंग थ्रू द दिस प्लेट, राइट और नो। और अगर मैं थर्ड वाले केस पे आऊं, अगर मैं आ रहा हूं थर्ड केस पे, थर्ड केस में देखो, सरफेस इज एज ऑन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इसके एरिया वेक्टर, ये डॉटेड लाइन है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी ये रही। कितना एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में? 90 डिग्री। हियर थीटा इज 90। cos 90 की वैल्यू तो सबको पता है, cos 90 की वैल्यू, फ्लक्स इज इक्वल्स टू E A cos 90, दैट इज इक्वल्स टू E A cos 90। 1 मत कर देना, वो साइन 90 की होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास फ्रॉम सरफेस। सब या तो ऊपर से पास हो गई या नीचे से पास हो गई, इस बार कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं हुई, 0 फील्ड लाइन पास थ्रू दिस। ऊपर वाली ऊपर से, बीच वाली भी ऊपर से, और नीचे वाली तो नीचे से निकल गई है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप थोड़ा सा और क्लियर हुआ हो। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा है गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसलिए क्योंकि आगे मैग्नेटिज्म में भी गॉस थ्योरम आएगी, वहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता के जाएगी। फिलहाल हमें गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखना है। क्या कहते हैं, बहुत सिंपल सी लाइन कहते हैं, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी, पर वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, यस, टाइम्स द चार्ज इनकम्पस्ड बाय द क्लोज सरफेस। क्या बोल दिया भैया, ये देखो ब्लू कलर की एक बॉल ले ली मैंने, एक सरफेस ले लिया, स्फेयर है, फुटबॉल समझ लो। इस स्फेयर के अंदर कुछ चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज। इस क्यू चार्ज से बहुत सारी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, जाएंगी भाई, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को जाती हैं। कितनी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा फ्लक्स से।
तो गॉस जो भाई साहब हैं इन्होंने बोला टोटल फ्लक्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर पासिंग थ्रू दिस spherical surface will be q upon epsilon naught या 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed। इस फुटबॉल के अंदर, इस स्फेयर के अंदर टोटल कितना चार्ज आया उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां मैंने लिखा है इसको, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज्ड, फाई इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन्होंने कैपिटल क्यू से डिनोट किया, मैं भी कैपिटल क्यू कर देता हूं, कैपिटल क्यू। ठीक है, ये है हमारी गॉस थ्योरम। आसान है ना? एक और बार सुन लो, टोटल फ्लक्स जो आएगा किसी देखो यहाँ हमने एक स्फेयर का एग्जांपल लिया, ये गॉस थ्योरम स्फेयर तक लिमिट नहीं होती, ये हर एक शेप में जाती है। किसी भी शेप में अगर क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है तो वहां पर जो टोटल फ्लक्स उससे निकलने वाला है वो होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। मैं यार बता देता हूँ, जैसे कि एक रैंडम कोई मैंने एक शेप बनाई और इसके अंदर कोई क्यू चार्ज रख दिया, स्मॉल क्यू चार्ज, ठीक है, तो कितना फ्लक्स ऐसे निकलने वाला? फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि भाई ये पॉजिटिव इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, जितनी फील्ड लाइन निकलेंगे वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से आ जाएंगी। अब जरूरी नहीं है कि ये स्फेयर हो, मैंने एक रैंडम सरफेस लिया, जरूरी नहीं है ये क्यू चार्ज सेंटर पे साइड में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शेप साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, हाँ मीडियम से पड़ता है। अंदर अभी मैं मान के चल रहा हूँ इट्स अ होलो स्फेयर, तो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ली है। अगर ये हॉलो नहीं होगा तो यहाँ पर एप्सिलॉन लिया जाएगा, फिर हमें वो रिलेटिव परमिटिविटी वाला कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। फिलहाल फ्लक्स इज क्यू बाय एप्सिलॉन। अच्छा तुम कहोगे बीच में ये क्या आ रहा है, ई डॉट डी एस? अरे ये पुरानी डेफिनेशन है, ये यहां से देखी थी ना हमने सबसे पहले, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, तो यही तो है वो ई ए। ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ds का क्लोज इंटीग्रल कर रहे हैं, तो E डॉट ds ये भी है, देखो फ्लक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। अभी इसे एक्सप्लेन करूंगा आगे वाले डेरिवेशन में ये क्या है, बट ये जो है चीज ये एरिया को ही रिप्रेजेंट करती है, तो ये बनता वही E डॉट एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विद एरिया वेक्टर E a cos theta। Now there are few points which are to be remembered, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, यह भी डिस्कस कर लिया हमने, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो E और A के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, क्योंकि फाई का फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, थीटा अगर स्मॉलर देन जीरो है, एक्यूट है, तो फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। थीटा अगर जो 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स विल बी जीरो, और थीटा अगर ग्रेटर देन 90 हो गया तो फ्लक्स विल बी नेगेटिव, क्योंकि कॉस अगर 90 से बड़ा हो जाए, कॉस 120 माइनस हाफ होता है, ऐसे कॉस की वैल्यू 90 से ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। नंबर 2 पॉइंट, location of q means charge, location of charge inside the body do not impact the value of flux। it is very important। ऐसा समझो कि ये एक फुटबॉल है और इसके अंदर मैंने एक कैंडल ग्लो कर दी, बैलून समझ लो, बैलून है, बैलून के अंदर मैंने एक कैंडल ग्लो कर दी, रूम भी समझ सकते हो। अब यहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइट रेज बाहर निकलेंगी, अगर कैंडल लिट करा है तो यह क्या होगा, बहुत सारी लाइट रेज बाहर निकलने वाली है। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 6 लाइट रेज आर पासिंग करेंटली। अगर मैं इस रूम को बड़ा कर दूं तो क्या ये लाइट रेज चेंज हो जाएंगी? नहीं, ये तो 6 ही रहेंगी। छोटा कर दूं तो भी 6 रहेंगी, बिल्कुल क्लोज पैक भी कर दूंगा तो भी 6 लाइन पास होंगी, और बहुत बड़ा भी अगर कर दूंगा तो भी 6 लाइन्स ही रहेंगी। इस कैंडल को साइड में कर दूं, इस रूम के कोने में रख दूं तो भी 6 ही रहेंगी। तो ये जो लोकेशन है, लोकेशन ऑफ दिस candle is not impacting the number of light rays। Similarly, location of this charge inside the body also do not impact the value of the flux। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, गॉस थ्योरम होल्ड्स गुड फॉर एनी क्लोज्ड, ये इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है
एनी क्लोज सरफेस रिगार्डलेस ऑफ द शेप एंड साइज, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रूम हो सकता है, जैसे ये मैंने दिया कैंडल का एग्जांपल, इट कैन बी अ रूम, इट कैन बी अ क्यूबॉइड, इट कैन बी क्यूब, स्फीयर, रैंडम कोई भी शेप हो सकती है। और जब मैंने तुम्हें अभी गॉस थ्योरम एक्सप्लेन किया तो मैंने एक रैंडम शेप लेके भी एक्सप्लेन किया, तो कुछ भी शेप हम ले सकते हैं। नंबर 4th पॉइंट, नो कंट्रीब्यूशन टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द चार्ज आउटसाइड द सरफेस, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्या कह रहा है, जैसे कि अगर मैं पिछला ही डेरिवेशन लूं, इसमें अगर कोई बाहर की तरफ कोई चार्ज रख दे तो भाई यहाँ से भी तो जाएगा, यहाँ से भी कोई फील्ड लाइन आएगी एक एक्सटर्नल चार्ज से, पर ये फील्ड लाइन आके और चली भी जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो नेट अगर इसकी इस पॉजिटिव एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक फील्ड अंदर आई है सरफेस के, तो एक लाइन बाहर भी जाएगी, इसलिए नेट इसका जो होगा वो 0 रहता है। तो जो चार्ज फील्ड के बाहर है, मतलब हमारे सरफेस के बाहर है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाने में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ वही चार्ज बनाएगा जो हमारे सरफेस के अंदर है। ओके, तो जो आउटसाइड है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। और नंबर 5th पॉइंट, गॉसियन सरफेस इज इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम। इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट से याद रख लो, क्योंकि ये डेरिवेशन में हम गॉसियन सरफेस जब लेंगे, गॉसियन सरफेस क्या होगी, एक इमेजिनरी सरफेस है, मतलब जैसे ये मैंने बनाया ना इधर, ये जो ब्लू कलर का स्फीयर है, दिस इज दिस मे बी अ इमेजिनरी सरफेस। जरूरी नहीं कि फुटबॉल ही लो भैया, तुमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया और इसके अराउंड तुमने एक इमेजिनरी सरफेस बना दिया, तो इट्स अ गॉसियन सरफेस, इट कैन बी अ गॉसियन सरफेस। पर ध्यान क्या रहे कि इस पॉइंट, इस ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस पे जितने भी पॉइंट हैं ए बी सी डी, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहनी चाहिए। सेम रहेगी तो हमारा ये गॉसियन सरफेस ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो गॉस सरफेस को थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं कि भैया इसने ये जो दी है थ्योरम सही भी है या नहीं। तो सही चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक स्फेयर कंसीडर करता हूं। कंसीडर अ स्फेयर, ये जो ब्लू कलर की बॉल दिख रही है, इट्स अ स्फेयर, स्फेरिकल सरफेस। इस सरफेस के सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, स्फेयर ऑफ रेडियस आर प्लस क्यू एट द सेंटर। ओके, अगर प्लस क्यू सेंटर पे रखा है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे फ्लक्स निकालना है। देखो, प्रूफ करने का तरीका है कि मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, की फ्लक्स जो आने वाला है ना इससे, वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आने वाला है, ये मुझे प्रूफ करना है। दिस इज टू प्रूफ। तो मुझे फ्लक्स निकालना पड़ेगा किसी फॉर्मूले से। मेरे पास एक फॉर्मूला है फ्लक्स का, क्या फॉर्मूला है, ई डॉट ए, एरिया। अब एरिया पूरा का पूरा तो मैं कैसे गिनूंगा, तो मैं क्या करता हूं, पहले छोटे से एरिया डी एस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देता हूं। डी फाइव इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस। कौन सा डी एस, ये जो दिख रहा है, ये जो छोटा सा एक विंडो टाइप का बनाया इधर स्फीयर में, कैन यू सी दिस, सरफेस के ऊपर ये जो रेड कर दिया मैंने, रेड कलर का एक रेक्टेंगल कट किया, जिसका एरिया मैंने लिया डी एस। डीएस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर होगी, ऑब्वियसली आउटसाइड, बाहर की तरफ को, क्योंकि ये सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो डी फाइव ई डॉट डी एस हो गया। ये जो फ्लक्स है, स्मॉल फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया डी एस। अब मुझे अगर टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, टोटल फ्लक्स से पहले से इनका एरिया बता दूं जरा, ई और डीएस का। डीएस वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू दिस विंडो, तो ये भी पैरेलल हो गया। यहाँ पर ई डी एस कॉस 0 बनेगा, और ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डी एस, क्या, डी फाइव, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर तुम्हें टोटल फ्लक्स निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा इस डी फाइव को इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करोगे किसको, इंटीग्रेट कर दो ई डी एस को। डीएस इज द स्मॉल सरफेस एरिया ना, डीएस जो है वो छोटा सा सरफेस एरिया है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गई। कांस्टेंट क्यों, डीएस इस सरफेस पे तुम कहीं भी ले लो, यहाँ पर ले लो, चाहे तुम यहाँ पर ले लो डीएस, चाहे तुम यहाँ पर ले लो डीएस,
किसी भी जगह अगर मैं ds लूंगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाली है? तो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाली है। कितनी रहेगी अभी देखते हैं। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ phi इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ds। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ दिस स्फेयर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, हमें वो पता है कितना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के सोर्स चार्ज, क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज जो है, सरफेस के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गई। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू, अच्छा ds का इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा? ds इज द स्मॉल सरफेस एरिया। ds को अगर इंटीग्रेट करो, बल्कि क्लोज इंटीग्रल लगाना होता है यहाँ पर, क्लोज इंटीग्रेशन, तो ds को इंटीग्रेट करके आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये जो तुम्हारा स्फीयर है r रेडियस का, इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है भाई, मैंने तो यही पढ़ा। तो मैं यहाँ ds का इंटीग्रेशन करके कर दूंगा 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा? सिर्फ फ्लक्स बचा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या यही मेरी गॉस थ्योरम है? हाँ जी सर, यही मेरी गॉस थ्योरम है। हेंस वी केम टू द प्रूफ। एक बार और देख लो इसको। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक छोटा सा ds सरफेस एरिया लिया, ठीक है। ये मैं अरब कर देता हूँ। ये ब्लू कलर की एक स्फेयर था मेरे पास, फुटबॉल समझ लो। इस ब्लू कलर की फुटबॉल में मैंने क्या करा, ये छोटा सा ds सरफेस एरिया लिया। ये जो ये दिख रहा है डार्क ब्लू, ये मैंने येलो कर दिया इसको थोड़ा सा। ये ds सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है भाई? d5 फ्लक्स जा रहा है। तो d5 इज इक्वल टू ई डॉट ds, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हैं यहाँ पर सरफेस पे? तो पॉइंट चार्ज की वजह से मैंने यहाँ येलो कलर के पेन से लिख दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि ये जो ds है, इसे तुम कहीं भी ले सकते हो। ds तुम यहाँ पर ले लो, ds को तुम यहाँ पर ले लो, ds को तुम इधर ले लो, किसी भी जगह लोगे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस तो हमेशा आर ही रहने वाला है। सरफेस पे है ना, ये सरफेस पे है, क्यू चार्ज सेंटर पे लिया हुआ है, ठीक है। तो ई डॉट ds, और दूसरी बात, ds जो एरिया है वो सरफेस के ऊपर है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा ये एरिया वेक्टर। ये जो ए वेक्टर दिया है, तो ds वेक्टर समझ लो, वो परपेंडिकुलर रहेगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर रहेगी सरफेस के। तो इस ds में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल बनने वाला है वो कितना? 0 बनने वाला है, cos 0, और cos 0 1 होता है। तो d5 इज ई ds। यहाँ पर तुम वेक्टर साइन लगा सकते हो, यहाँ पर वेक्टर साइन हट जाएगा, ई ds आ जाएगा। टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा? इंटीग्रेट कर दो इस d5 को, ई ds। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने लगा दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ds को इंटीग्रेट करा, इधर मैंने लिखा है ds का इंटीग्रेशन होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर पुट कर दिया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बचता है, और यही मेरी गॉस थ्योरम है। आया समझ में? थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। इंटीग्रेशन आता है तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक और बार वेरिफिकेशन कराता हूँ तुम्हें गॉस थ्योरम का, और इस बार हम कूलम्ब्स लॉ ड्राइव करेंगे इस गॉस थ्योरम की मदद से। क्या देखते हैं जरा, सेम डायग्राम रखता हूँ। मेरे को एक चीज मालूम है, क्या मालूम है? ई डॉट ds, इसको मतलब क्लोज इंटीग्रल अगर मैं कर दूंगा तो ये क्या आना चाहिए? क्यू बाय एप्सिलॉन आना चाहिए। दोनों ही फ्लक्स के फॉर्मूले, फाई इक्वल टू ई डॉट ds एंड फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, दोनों ही फ्लक्स के फॉर्मूले हैं। इस स्फेयर में ये जो मैंने एक ds एरिया लिया था छोटा सा, यहां पर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है, एरिया वेक्टर भी बाहर जा रहा है। क्या मैं इसको ई ds cos 0 लिख सकता हूं? क्योंकि दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री एंगल।
ऑब्वियसली ये इंटीग्रल तो है ही, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, अभी अभी किया, cos जीरो की वैल्यू 1, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, पर कुलम्स ने तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बताया था, शायद कुलम्स ने तो कुछ फोर्स बताया था, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। हाँ तो ठीक है ना, हमारे पास एक और फार्मूला है, एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल्स टू Q टाइम्स E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है तो ही नहीं भाई, क्यू नॉट इंटू ई ले लो, कोई बात नहीं, इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज रख दो, टेस्ट चार्ज रख दो, कितना फोर्स लगेगा इस पे, वही तो निकालना है। एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, ई क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या यही मेरी गॉस थ्योरम थी? यस सर, यही मेरी गॉस थ्योरम थी। क्यू नॉट को इधर लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज माई कुलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां से कि इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले लेक्चर में ही कुलम्स लॉ को इंट्रोड्यूस कराया था मैंने, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो छोटी सी डेरिवेशन है, मतलब ये है कि दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड, कुलम्स लॉ, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब के सब जुड़े हुए हैं, एक से हम दूसरे को प्रूव कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये जो गॉस थ्योरम हम पढ़ रहे हैं ना, क्यों पढ़ रहे हैं आगे हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। भाई पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पता है, डाइपोल की वजह से हम स्टडी कर चुके हैं, पर क्या हमने अभी तक रॉड की वजह से पढ़ा? अगर एक रॉड हो गई जिसपे कि बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है लाइन से, या एक वायर है जो मेरी छत के ऊपर से जा रही है, जो कि 10 किलोमीटर तक जा रही है, उस वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, अगर ये सब पढ़ना है तो इसके लिए हमें गॉस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट तो चार्ज नहीं है ना, दीज आर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। कोई बहुत बड़ा स्फीयर है, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ऑल दीज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस विल बी कवर्ड बाय द गॉस थ्योरम। अभी फिलहाल इस टॉपिक से आज जो भी हमने पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन रेफरेंस टू द गॉस थ्योरम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चार ऑप्शन दिए हैं, लेट्स सी। ई मींस ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द चार्ज व्हिच इज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस ओनली। अच्छा, गॉस थ्योरम होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को मैं E डॉट डी एस भी लिख सकता हूँ, क्लोज इंटीग्रल। वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज Q विच इज इनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस ओनली। क्या ये सही है? तो ये काफी हद तक सही है। दूसरा देख लेता हूँ बाकी। ई डिपेंड्स ऑन द चार्ज विच इज इनसाइड एंड आउटसाइड, नहीं नहीं नहीं, आउटसाइड वाले पे तो डिपेंड नहीं करता है अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम। ई डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड, ये भी गलत है, तो ऑब्वियसली भी गलत। ऑप्शन ए यहाँ पर सबसे अच्छा लग रहा है, तो ऑप्शन ए को मैं करेक्ट कर देता हूँ। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस इज 0। ठीक है, देन क्या कंक्लूड किया जा सकता है? मतलब ये मैंने गॉसियन सरफेस लिया और वो ये कह रहा है इसके अंदर नेट क्यू नेट 0 है। तो देखो क्यू नेट 0 होने का मतलब हो सकता है यहाँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रखा हो, या दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव रखे हो, उन सब को मिला के क्यू नेट 0 आ रहा है। इससे मुझे पता चलता है, देखो क्या, इनकमिंग एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्वल, मुझे ये पता चलता है क्या, पॉजिटिव की वजह से अगर एक फील्ड लाइन बाहर गई तो नेगेटिव की वजह से वो फील्ड लाइन अंदर आ जाएगी। पॉजिटिव की वजह से अगर एक फील्ड लाइन बाहर गई तो नेगेटिव की वजह से एक अंदर आ जाएगी, पॉजिटिव से एक बाहर गई नेगेटिव से एक अंदर, तो जितना भी बाहर जाएगा उतनी ही फील्ड लाइंस अंदर आ जाएंगी, क्योंकि नेट चार्ज 0 है। सो ऑप्शन दिस, इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइंस आर इक्वल, सो नेट फ्लक्स इज 0। और इसको यहां से भी कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या हो गया, ये तो 0 है, तो फ्लक्स विल ऑल्सो बी 0। ऑलराइट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते हैं, 3 × 10⁻³ आई कैप। आई कैप मीन्स
इन द अलोंग एक्स एक्सिस है ये, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। एक स्क्वायर है और ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, मतलब ये तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इधर तुम्हारी ये जेड एक्सिस, तो वाई और जेड के पैरेलल है। तो मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं तो वो इससे पास होंगी। एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो इसको पास करते हुए जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता ही है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ये हमने पढ़ लिया है। क्रॉस होने से मतलब डॉट है यहाँ, ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी मुझे 3 इंटू 10⁻3, एरिया वेक्टर दे दिया मुझे 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को -2 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि ये मीटर में कैन चेंज हो जाए, और इसको स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर है तो सॉल्व कर दो। 3 इंटू 10⁻3 और ये आएगा 10 की पावर -1 का स्क्वायर, तो -2 ही आएगा। और -2 को इससे सॉल्व कर दो तो दिस इज रफली 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये मेरी फ्लक्स की वैल्यू आ गई। द नेट फ्लक्स थ्रू दिस surface. What is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60-degree angle with the x-axis? बी पार्ट को आंसर कर रहा हूं ऊपर की तरफ। अगर इस प्लेन को मतलब 60 डिग्री बना दूं, और मतलब इसको मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपनी जगह है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है जो पहले थी एक्स डायरेक्शन में, लेकिन अब क्या हो गया, ये जो एरिया वेक्टर बनेगा ना, ये ऊपर की तरफ बन जाएगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा। तो यहाँ जो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल है वो थीटा है। तो फ्लक्स क्या था, फ्लक्स था ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है 3 इंटू 10⁻3, एरिया भी वही है 10⁻⁻1 का स्क्वायर यानी 10⁻²। इस बार कॉस 60 डिग्री आएगा, कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो दिस विल बी 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अगर इसको, ये जो मेरा स्क्वायर है, इसको 60 डिग्री घुमा दूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाफ हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। बस ज्यादा नहीं करेंगे, एक दो क्वेश्चन और। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट if point charge is located inside a spherical Gaussian surface away from its center। कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है? क्या कह रहा है, एक स्फेरिकल सरफेस है, अभी सेंटर से दूर रखा है, जैसे कि यहां रख दिया इस चार्ज को, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव, नहीं ये तो गलत है। डिपेंड अपॉन रेडियस, ये भी गलत है। टोटल सरफेस इज जीरो, ये भी गलत है। There's no point which has zero flux. अरे 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 अरे, is positive for the part of surface, negative. Total flux depend on the radius. No. Through the surface is zero. No. There is no point on the surface which has zero flux. Option D is correct. इस पूरे सरफेस में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां से कि जीरो फ्लक्स जाए, हर जगह से फ्लक्स जाएगा ना, हर जगह से फ्लक्स जाएगा। फील्ड लाइंस ही तो है, ये हर जगह से अभी भी जाएंगी। अगर पहले ये 10 फील्ड लाइंस जा रही थी तो साइड में आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी 10 ही जाएंगी। तो ऑप्शन डी इसका मैं करेक्ट कर देता हूँ। और ये मैंने पढ़ा भी, जहां मैंने देखा था एक स्लाइड बनाई थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, वहां मैंने लिखा था कि ये इस चार्ज की जो पोजिशन है ना, वो मैटर नहीं करेगी, शेप साइज मैटर नहीं करेगा फ्लक्स को। ऑलराइट, यस, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5। ये पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 सेंटीमीटर दूर, अलग अलग हो जाएगी। कैसे अलग अलग, मतलब यहां से अगर यहां तक का डिस्टेंस मेजर करूंगा तो कुछ और है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ और है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल वेरी। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक क्यूब बना देता हूं इसके अराउंड, ठीक है। मैंने क्या करा यहाँ पर, एक ये मैंने क्यूब डेवलप कर दिया।
ठीक है, 10 10 10। और अब ये जो क्यू चार्ज है ये सेंटर पे है। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? भैया मैंने एक क्यूब बना दिया और इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रख दिया, बिल्कुल बीचों बीच। ये दोबारा से बना दिया और ये बीच में मैंने एक क्यू चार्ज रख दिया। अब बताओ टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन तुम्हें सिर्फ इसमें से निकालना है, ये जो नीचे वाला सरफेस है सिर्फ यहां से कितना फ्लक्स होगा, तो 1/6 हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, ये जो येलो वाला पार्ट है या ये जो बेसमेंट है इसका, बेस से कितना 1/6 तो निकलेगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। ठीक है, अच्छा मुझे कैसे पता ये चार्ज सेंटर पे है? क्योंकि उसने डिस्टेंस दिया है, ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और ये जो हाइट है ये 10 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट अबव है, इस वजह से सेंटर पे था। तो Q upon 6 epsilon naught is the answer. Okay, moving to next question number 6. ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है, ध्यान से पढ़ना इसको। एक सर्कुलर प्लेन, एक हेमिस्फेरिकल सरफेस लिया, कुछ ऐसा। Now, electric field E is parallel to the axis of the circular plane. अच्छा, ये जो सर्कुलर प्लेन है ये वाला, इसकी एक्सिस कहाँ होगी? तो इसकी एक्सिस है ये, जो मैं अभी डॉटेड से बनाया। ठीक है, ये होगी इसकी एक्सिस, एक्सिस ऑफ सर्कुलर प्लेन। इस सर्कुलर प्लेन के पैरेलल तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये मैं यहाँ ब्लू कलर से बना रहा हूं। ठीक है, ब्लू कलर से मैंने बनाया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ओके, तुम्हें बताना है कितना फ्लक्स पास होगा 5 थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। इसका रेडियस आर है, कितना फ्लक्स पास होने वाला है? चलो फिर करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? E डॉट डी एस, है ना? डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएस को इंटीग्रेट करके क्या आएगा भैया? डी, ये जो सरफेस एरिया है सर्कल का यही आएगा, ये तो सरफेस एरिया है। कितना होता है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यही मेरा फ्लक्स होगा और तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर एंगल भी मेरे को कुछ नहीं है, 0 डिग्री है, क्योंकि मेरा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा तो इधर ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो E इंटू पाई आर स्क्वायर, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सबसे अच्छा दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को ही हम लॉक कर देंगे, दैट्स माय आंसर। समझ आया ना? तो यहाँ बस ये समझना था तुम्हें, ये जो एक्सिस ऑफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सर्कुलर प्लेन। तो सर्कुलर प्लेन इस हेमिस्फीयर का ये है, जो बेस भी बोल सकते हो, उसके पैरेलल है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो एक्सिस से डॉटेड लाइन से बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल हो गई, एरिया यहाँ पर 0 हो गया, सॉरी थीटा 0 हो गया, तो मैंने आंसर आ गया E इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, चलो तो अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इनको मैं अगले लेक्चर में लेता हूँ, अभी काफ़ी लंबा हो गया है, तो अभी यहीं रोकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, तब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। और भी क्वेश्चंस लाइन अप है, तब तक के लिए इन्हीं को वापस रिवाइज करो। ऑलराइट, थैंक्स फॉर द क्लास, थैंक यू।